हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो चलिए, जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट, स्पेशल टेस्ट जो था वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले 15 सेट को कंप्लीट किया है। आज जो है वो हमारा है सेट नंबर 16। टेस्ट 16 आज जो है हमारा होने वाला सेट है। तो इसके पहले अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो सब देख लें, उसके बाद आगे लगाएं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो दिए गए लिंक से आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ दे दिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी क्वेश्चन में अगर एक्सप्लेनेशन कम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतला दीजिएगा, उसका विथ डिटेल एनालिसिस भेज दिया जाएगा ग्रुप में ही। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है? भारत के बारे में बतलाया गया है और यह क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी के अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट टॉपिक में यही बतलाया गया है, भारत की आकृति और उसका क्षेत्रफल, ये सब के बारे में। तो उसी से क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है, भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। तो बिल्कुल सही है, भारत के साथ साथ बिहार की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है, तो बिल्कुल सही है, भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। और इसका बात किया जाए तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। वही 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार है। भारत का विस्तार का बात किया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार, वही 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय विस्तार है। नेक्स्ट है, विश्व का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही है, विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.4% भाग भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, विश्व के लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के लगभग आता है। अगर बात किया जाए क्षेत्रफल का तो 32,97,263 पूरा क्षेत्रफल है। अगर बात किया जाए विश्व के लगभग 2.4% क्षेत्र भारत का आता है। वही बात किया जाए, भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा है। प्रायद्वीपीय भूभाग जो है वो उत्तर में अधिक चौड़ा है। यह भी पूर्ण रूप से सत्य है। कुछ इस प्रकार से जो हमारा भारत की आकृति है, ठीक है, भारत की आकृति अगर बात किया जाए तो उत्तर में इसका विस्तार अधिक है। देखिए फोटो जो बनाया गया है, ये दर्शाया गया है कि उत्तर में इसका चौड़ाई ज़्यादा बढ़ता गया है। तो भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा है। नेक्स्ट है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो पूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय नहीं, उष्णकटिबंधीय के साथ साथ उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, अर्थात ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय के साथ साथ उपोष्ण कटिबंध में आता है भारत। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? कौन सुमेलित है? बात किया जाए बरेल श्रेणी का, तो बरेल श्रेणी नागालैंड, असम, मणिपुर में इसका विस्तार है। बरेल श्रेणी का विस्तार नागालैंड, असम, मणिपुर राज्य में है। तो ऑप्शन ए जो है सही है। अगर बात किया जाए मिकिर पहाड़ी का जो विस्तार है अरुणाचल प्रदेश नहीं, असम। मिकिर पहाड़ी का विस्तार जो है असम क्षेत्र में। अभोर जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में। अभोर, मिसमी, ये सभी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। धौलाधर श्रेणी उत्तराखंड नहीं, धौलाधर श्रेणी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, अभोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, और मिकिर पहाड़ी का विस्तार असम क्षेत्र में है। बरेली पहाड़ी का विस्तार बात किया जाए तो यह नागालैंड, असम और मणिपुर क्षेत्र में है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? कौन सी नदी जो है वो अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो भारत में 3 नदी अपवाह तंत्र पढ़ा जाता है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ए, बी और सी होगा, अर्थात झेलम नहीं होगा। झेलम बात किया जाए तो झेलम सिंधु का सहायक नदी है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के अपवाह तंत्र हैं, झेलम सिंधु का ही सहायक नदी है, अर्थात ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही उत्तर, अपवाह तंत्र नहीं है। नेक्स्ट है, जैविक खाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैविक खाद जो ऑर्गेनिक तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है उसके बारे में बतलाना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह मिट्टी की जल क्षमता को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। इसमें सभी पोषक तत्वों का संतुलन होता है। यह मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है तथा इसमें
इससे मिट्टी की बनावट में सुधार आती है। ये डी ऑप्शन गलत है, मिट्टी की बनावट में कोई सुधार नहीं आता है। अर्थात जैविक कृषि के बारे में मिट्टी की बनावट में सुधार होता है, ये कथन हमारा गलत है। बात किया जाए जैविक खेती का, तो एक ऑर्गेनिक खेती से क्वेश्चन पूछाता है। प्रथम ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य कौन सा बना है, तो वो बना है सिक्किम। सिक्किम को 2016 में पीएम मोदी के द्वारा ऑर्गेनिक खेती अपनाने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, सूची को सुमिलित करना है आर्द्र भूमि और राज से। आर्द्र भूमि और राज, बात किया जाए आर्द्र भूमि का, तो अभी वर्तमान में बात किया जाए तो 82 आर्द्र भूमि की संख्या हो गई है। आर्द्र भूमि जो वेटलैंड्स जिसे बोलते हैं, 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे मनाते हैं और ये मनाया जा रहा है 1997 से। भारत में आर्द्र भूमि की संख्या 82 है और बिहार में बात किया जाए तो बिहार में 2 आर्द्र भूमि है। इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है। फर्स्ट है सस्थम कोट्टा। सस्थम कोट्टा आर्द्र भूमि है, वो है केरल में। सस्थम कोट्टा केरल में स्थित है। कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में और सांख्य नगर स्थित है मध्य प्रदेश में। सांख्य नगर मध्य प्रदेश में। कांजीकुलम पक्षी अभयारण्य स्थित है तमिलनाडु में। संस्थम कोट्टा केरल में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, सांखनगर मध्य प्रदेश में और कांजीकुलम पक्षी अभयारण्य ये स्थित है तमिलनाडु में। अर्थात उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो यह है चंबल पे। जवाहर सागर, इंदिरा सागर ये सभी चंबल नदी पे स्थित है और चंबल नदी पे कोटा में स्थित है। क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, कोटा किस नदी के किनारे बसा है, तो कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है। नर्मदा से क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइफलाइन ऑफ गुजरात किस नदी को कहा जाता है, तो लाइफलाइन ऑफ गुजरात है नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती है जो मुहाना नहीं बनाती है, एस्चुअरी का फॉर्मेशन करती है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। नर्मदा और ताप्ती दोनों एस्चुअरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली था। सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सा शाखा सबसे प्रभावशाली था, तो यह था वज्रयान शाखा। वज्रयान शाखा ऑप्शन हो जाएगा डी। बात किया जाए बौद्ध का, तो बौद्ध में हीनयान महायान 2 शाखा में बटा था। चतुर्थ बौद्ध संगीति में चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म 2 शाखाओं बट गया था, हीनयान और बौद्धयान में। सुल्तानी युग में बौद्ध का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली शाखा था, वो था वज्रयान। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का यूज किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज खेत की सिंचाई के लिए किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का यूज खेत की सिंचाई के लिए किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। वर्ष 1774 में मिरानपुर कटरा के युद्ध में रोहिलों को किसने हराया था। मिनारपुर कटरा के युद्ध में रोहिला को किसने हराया था, तो सुजाउद्दौला ने। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था। कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था किसने कहा था, तो ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम की मदद से किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं और ये पहले पूना में होना था, बाद में बॉम्बे स्थानांतरित किया जाता है। गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका प्रथम बैठक होता है। लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया जाता है। बाद में 1887 में लॉर्ड डफरिन के द्वारा ही इसे अल्पसंख्यक समूहों का प्रतिनिधित्व बतलाया जाता है तथा राष्ट्रद्रोहियों की संख्या कहकर पुकारा जाता है। लॉर्ड डफरिन से दो पॉइंट याद रखना है। लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करते हुए आलोचना कहा तथा डफरिन के द्वारा इसे राष्ट्रद्रोहियों का संस्था बतलाया गया। वही बात किया जाए लॉर्ड कर्जन इसके बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहता है, मेरी इच्छा है कि मैं इसे अपने कार्यकाल में ही समाप्त होते देखूं। लॉर्ड कर्जन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहते हैं, मैं इसे अपने कार्यकाल में ही समाप्त होते हुआ देखना चाहता हूँ। वही गांधी जी का बात किया जाए तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बोलते हैं, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को एक राजनीतिक संस्था के रूप में भंग कर देना चाहिए। ये गांधी जी का स्टेटमेंट था। वही अरविंद घोष कहते हैं कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है। अरविंद घोष कहते हैं कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है। वही बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे पदों के भूखे राजनीतिक कहकर इसका आलोचना किया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के बारे में बोलते हैं, कांग्रेस के लोग पद के भूखे राजनीतिक हैं। अरविंद घोष बोलते हैं कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है। तो ये सभी कांग्रेस से पॉइंट
याद रखना है कांग्रेस के बारे में कौन क्या कहे थे। कूपलैंड कहते हैं, एक और याद रखना है कूपलैंड के बारे में। कूपलैंड कहते हैं कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि मित्र के रूप में हुआ था, ये कहना था कांग्रेस का, ये कहना था कूपलैंड का। नेक्स्ट है, किसने बंगाली राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई थी? बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गुरुदास बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी, गुरुदास बनर्जी के द्वारा 1906 में। गुरुदास बनर्जी के द्वारा 1906 में बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किसने गुरुदास बनर्जी सन 1843-44 में देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए कौन सी योजना प्रस्तुत की गई थी? 1843 से 44 में देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए कौन सी योजना प्रस्तुत की गई थी? तो था थॉमसन योजना। ऑप्शन हो जाएगा ए, थॉमसन योजना। नेक्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के विषय में कौन सा कथन गलत है? भारत परिषद अधिनियम 1861 कानून बनाने के लिए कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 सदस्य को वायसराय मनोनीत कर सकता था। बिल्कुल सही है। कानून बनाने के लिए कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को वायसराय मनोनीत कर सकता था। गवर्नर जनरल को संकटकालीन स्थिति में विधान परिषद की अनुमति बिना अध्यादेश जारी करने की अनुमति मिली थी। बिल्कुल सही है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के शासन अधिनियम से ही मिला था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया एवं इसमें 5वां सदस्य सम्मिलित किया गया जो विधिवेता होता था। ये भी बिल्कुल सही है। कार्यकारिणी परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा इनमें से आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। इसमें कार्यकाल जो होता था 5 वर्ष नहीं बल्कि 2 वर्ष का होता था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वो है गलत। कार्यकारिणी परिषद का कार्यकाल 2 वर्ष का होता था, इनमें से आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। ऑप्शन हो जाएगा डी जो हो जाएगा वो गलत उत्तर हो जाएगा, 5 वर्ष नहीं 2 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का बात किया जाए तो नीति निर्देशक तत्व का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसमें बतलाना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य है। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ये भी हो जाएगा। इसमें स्वधीन संविधान का दर्शन निहित होता है, इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। नीति निर्देशक तत्व में 36 से 51 तक दर्शाया गया है भाग 4 में और ये लिया गया है आयरलैंड से। इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की भी स्थापना की बात की गई है और जिसमें संविधान का दर्शन निहित है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार उल्लेखित नहीं है। आधार यानी कि बेस उल्लेखित नहीं है। इनमें से किसे हटाने के लिए? राष्ट्रपति को हटाने के लिए 61 के अनुसार महाभियोग लगाया जा सकता है। सिद्ध कदाचार या अयोग्यता के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति पर वही अगर बात किया जाए, राष्ट्रपति को 61 के अनुसार, उपराष्ट्रपति को 67 के अनुसार और प्रधानमंत्री को 75 के अनुसार हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए कोई आधार का वर्णन नहीं किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए आधार का वर्णन नहीं किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट राज्यों में कौन सा अनुसूची का अधीन नहीं आता है? 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों के वर्णन किया गया है SC ST का, तो उसमें कौन सा नहीं है? तो याद रखना है ATM²। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। देखिए यहाँ से कन्फ्यूजन क्या होता है, एक है मिजोरम, एक है मणिपुर और एक है मेघालय। ठीक है, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। ठीक है, तो याद कुछ इस प्रकार से रखना है कि यहाँ पे मणिपुर का वर्णन अनुसूची में नहीं किया गया है। मणिपुर का वर्णन विशेष वर्णन नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ये खुद मनी मतलब पैसा, मनी है इसके पास, तो इसका वर्णन नहीं किया गया है। यानी कि मेघालय और मिजोरम का किया गया है। इस तरह से याद रखेंगे, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, एक M फॉर मेघालय और एक फॉर मिजोरम। मणिपुर नहीं होगा, तो यहाँ से हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, अनुसूची के अधीन नहीं आता है, तो यहाँ से तो पता लग रहा है नागालैंड जो होगा वो नहीं होगा। लेकिन अगर मेघालय, मणिपुर और मिजोरम तीनों ऑप्शन में रहेगा तो वहाँ पे दिक्कत होगा। याद कुछ इस तरह से रखेंगे, मणिपुर हमारा नहीं है क्योंकि मनी है इसके पास, तो इसको विशेष में 6ठी अनुसूची में इसका वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नागालैंड। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आज़ादी के से पूर्व गठित विधि आयोग और वर्ष सुमेलित नहीं है।
आज़ादी से पूर्व गठित विधि आयोग और वर्ष सुमेलित नहीं है। कौन सा? प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में लॉर्ड मैकाले के समय में हुआ। दूसरा विधि आयोग का गठन 1853 में, तीसरा विधि आयोग का गठन 1861 में और चौथा विधि आयोग का गठन 1879 में हुआ, 81 में नहीं। चौथा विधि आयोग का गठन 1879 में हुआ, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा डी सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की विशेषता नहीं है जवाबदेही एक प्रकार का सुशासन का विशेषता है। पारदर्शिता होना चाहिए, कानून का नियम होना चाहिए, लेकिन लाल फीताशाही नहीं होना चाहिए। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लाल फीताशाही। यह एक प्रकार का सुशासन का विशेषता नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, या तो स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो। या तो स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो, यह कथन किसका है? तो पैट्रिक हेनरी का। पैट्रिक हेनरी का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जर्मनी ने सोवियत संघ पर जून 1941 में किए आक्रमण को क्या नाम दिया था? जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर 1941 में आक्रमण किया था उसे क्या नाम दिया गया था? तो ऑपरेशन बारबोसा। ऑपरेशन बारबोसा नाम दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, वियतनाम की संस्कृति पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा है? वियतनाम चाइना के कुछ इस ओर स्थित है वियतनाम, तो वियतनाम की संस्कृति पर सर्वाधिक चीन का प्रभाव पड़ा है। ऑप्शन हो जाएगा डी, चीन का। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। प्रत्येक एमएलए का वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा के सीटों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोटों के मूल्य से अधिक होता है, तो नहीं, बराबर होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य और राज्यसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य बराबर होता है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल एक सही है। प्रत्येक राज्य के एमएलए के वोट अलग अलग होता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो वो होगा 1 वर्ष से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है? राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में कब मान्यता दी जाएगी? जब वह लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। या तो लोकसभा में या तो विधानसभा में 6% वोट प्राप्त करे तो उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान किया है? तो वो है नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? निजता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 21 में किया गया है। निजता का अधिकार का वर्णन 15 में धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के बात का वर्णन किया गया है 5 प्रकार के। 29 में बात किया जाए, 29 में हितों का, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का बात किया गया है अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट है, कौन सा धर आयोग का अधिदेश था? धर आयोग का गठन 1948 में एसके धर की अध्यक्षता में की गई थी, जिसका अधिदेश था यह संतुति देना कि राज्यों का पूर्ण गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। धर आयोग के द्वारा सिफारिश पर धर आयोग ने अपना सिफारिश में बतलाया कि राज्य को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया जा सकता है। एक याद रखना है JVP कमेटी, एक याद रखना है धर आयोग, एक है DP धर की अध्यक्षता में जो नियुक्त किया गया था धर आयोग, एक है शाह आयोग। ठीक है, 3 आयोग का नाम याद रखना है, तीनों राज्यों के पूर्ण गठन से संबंधित है। JVP कमेटी, DP धर आयोग, शाह आयोग। शाह आयोग के सिफारिश पे पंजाब का ही गठन किया गया था। तो धर आयोग ने बतलाया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? मध्य पाषाण काल से पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिला है? तो राजस्थान के बागौर से, राजस्थान के बागौर तथा MP के आदमगढ़ से। MP के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से हमें मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण देखने को मिले हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी, बागौर राजस्थान से। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो वो था मथुरा। ह्वेनसांग भारत जो आता है वो हर्षवर्धन के समय में भारत आता है, बुक लिखता है अपना यात्रा वृत्तांत CU की। ह्वेनसांग के द्वारा रचित
पुस्तक है सी यू की। और जब वो भारत आता है तो सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध नगर जो था वो था मथुरा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो वो था टोटवारियम था उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित एक सूची को 1 को 2 से मिलाना है। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा ताजुल मासिर नामक बुक लिखा गया है। ताजुल मासिर। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा तारीख़ फिरोज शाही लिखा गया है। हसन निजामी के द्वारा ताजुल मासिर की रचना की गई है। मिनहाज उज सिराज ने तबकात ए नासरी लिखा है। मिनहाज उज सिराज के द्वारा तबकात ए नासरी लिखा गया है। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा तारीख़ ए मुबारक शाही लिखा गया है। याहिया बिन अहमद द्वारा तारीख़ ए मुबारक शाही, मिनहाज उज सिराज द्वारा तबकात नासरी, हसन निजामी के द्वारा ताजुल मासिर लिखा गया है। और जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा तारीख़ ए फिरोज शाही लिखा गया है। अर्थात 3, 4, 2, 1 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो है डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित बातों में से कौन सा एक मुग़ल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? मुग़ल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में सत्य नहीं है। इसमें 33 वर्ग थे। इसमें 33 वर्ग से मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त था। ये भी सही है। मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। सवार पद जात पद से अधिक हो सकता है। नहीं, जात पद की संख्या सवार पद से अधिक होती थी। अपोजिट लिख दिया गया है। सबसे अधिक जो होते थे वो होते थे जात पद, उसके बाद होते थे सवार पद। जात पद अर्थात पैदल सैनिक और सवार पद घुड़सवार सैनिक को कहा जाता था। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का अकाल क्या था? आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का अकाल था 1867-68 में उड़ीसा का अकाल, जिसे आपदा का महासागर कहा गया था। 1867-66 में उड़ीसा का अकाल। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किससे संबंधित है? तो वासुदेव बलवंत फड़के से। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था संबंधित है वासुदेव बलवंत फड़के से। ऑप्शन हो जाएगा सी। बात किया जाए ज्योतिबा फुले का, तो ज्योतिबा फुले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं ज्योतिबा फुले। वही बात किया जाए गोपाल कृष्ण गोखले का, तो 1905 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की तथा 1905 के बनारस अधिवेशन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की थी? ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत सर्वप्रथम स्वशासन की मांग किसने की थी? तो वो किए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे बार अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं, जिसमें प्रथम बार स्वशासन की मांग की जाती है। इनके द्वारा इनके पूर्व 1886 में और 1893 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किया जाता है। दादा भाई नौरोजी भारत में प्रथम मुख्य अर्थशास्त्री में से एक थे तथा इन्होंने ड्रेन वेल्थ थ्योरी का सिद्धांत दिया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का सिद्धांत दिया था। इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इनका पत्रिका का नाम याद रखना है, रस्त गुफ्तार इनका पत्रिका था। रस्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी का पत्रिका था। नेक्स्ट है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? बात किया जाए काकोरी केस का, तो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती होता है, जिसमें बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? तो वो थे गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव के लिए। बात किया जाए काकोरी केस के अभियुक्त कौन थे? तो HRA के सदस्य होते हैं। HRA जिसका स्थापना कानपुर में 1924 में किया जाता है। HRA का स्थापना 1924 में कानपुर में किया जाता है और उसी के सदस्य होते हैं जो काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम देते हैं। और उसे बचाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया, तो ये बिल्कुल सही है। तथा रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी तटस्थ रहे थे? नहीं, तटस्थ नहीं रहे, एक्टिव थे और
असहयोग आंदोलन चलाते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं, अर्थात केवल एक जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अहमदाबाद मिल जो था, अहमदाबाद मिल मजदूर से संबंधित था, उसमें प्रथम बार आमरण अनशन की घोषणा करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की थी? तो ये किए थे सिंगापुर में। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत में घटते स्त्रीलिंग अनुपात का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? भारत में स्त्रीलिंग अनुपात का घटते क्रम में तो लिंग भूमिका, रूढ़िकाकरण और परंपरागत भूमिका अपेक्षा बिल्कुल सही है। इसके कारण भी स्त्री का लिंग अनुपात कम रहा है। दहेज प्रथा तथा बालिकाओं के साथ भेदभाव का प्रचलन, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों का पलायन, ये बहुत उपयुक्त नहीं है, अर्थात ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का पलायन, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर इकोनॉमी एंड सोसाइटी बुक के लेखक हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। इकोनॉमी एंड सोसाइटी के लेखक हैं मैक्स वेबर। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का आधिकारिक भाषा कौन सा है? तो लक्षद्वीप का आधिकारिक भाषा है मलयालम। बात किया जाए लक्षद्वीप का, तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं जिसमें मलयालम भाषा बोली जाती है। बात किया जाए मालदीव और मिनिकॉय के बीच, मालदीव और मिनिकॉय के बीच, तो यहाँ पे है 8 डिग्री कैनल, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है वो है 9 डिग्री कैनल। 9 डिग्री कैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री कैनल, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री कैनल है। और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है मलयालम। बात किया जाए कोर्ट का, तो केरल हाई कोर्ट इसका पीठ है, केरल हाई कोर्ट लक्षद्वीप का। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 14 वाला कठोर तत्व है तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं सह संयोजक हैलाइड बनाता है। परमाणु क्रमांक 14 वाला एक कठोर तत्व है, अम्लीय ऑक्साइड एवं सह संयोजक हैलाइड बनाता है। तत्व किस वर्ग से संबंधित है? बात किया जाए परमाणु क्रमांक 14 का, तो 2, 8 और 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यह जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपधातु। ऑप्शन हो जाएगा बी। उप धातु से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा 2 उत्पाद बनाता है। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है और 2 उत्पाद बनाता है। वे 2 उत्पाद कौन हैं? तो सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन। सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करेगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई भी अभिक्रिया नहीं करती है? ठंडे जल या गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है, वो होता है फेरस अर्थात लोहा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दांत के इनामेल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की प्रकृति कैसी होती है? तो यह होता है क्षारीय। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्षारीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? फिजिकल चेंज नहीं है। आयरन धातु का पिघलना, यह एक भौतिकी परिवर्तन है। आयरन पर जंग लगना, जंग लगने के बाद इसके भार में एक कमी होगी, अर्थात यह एक भौतिक परिवर्तन नहीं, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना, लोहे में जंग लगना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। वही आयरन छड़ का मुड़ना और आयरन धातु का तार खींचना, ये दोनों फिजिकल चेंज है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आयरन पर जंग लगना, यह एक प्रकार का फिजिकल नहीं केमिकल चेंज है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। ऑप्शन है चावल, बाजरा, ज्वार, चना। तो कार्बोहाइड्रेट इसमें से चना में नहीं पाया जाता। ऑप्शन हो जाएगा डी, चना में। नेक्स्ट है भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं? भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ये अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। किसी पिंड पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात वर्क डन किस पर नहीं करता है? तो W इक्वल टू होता है एफ एच कॉस थीटा। एफ एच कॉस थीटा, जहाँ एफ होता है लगाया गया बल, एस होता है उसके बल के दिशा में विस्थापन, और कॉस थीटा होता है एफ और एस के बीच का एंगल। तो विस्थापन पर डिपेंड करता है, लगाया गया बल पर डिपेंड करता है, बल एवं विस्थापन के बीच के कोण पर डिपेंड करता है। वर्क डन 3 चीज़ पर डिपेंड करता है, एफ एस कॉस थीटा पर अर्थात बल पर, बल के बीच विस्थापन पर, और कॉस थीटा पर बल और विस्थापन के बीच कोण पर। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, पिंड के आरंभिक वेग पर डिपेंड नहीं करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंड के आरंभिक वेग। नेक्स्ट है भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले
एकांकी दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है? एकांकी दूरी अर्थात 1 मीटर की दूरी पर दो द्रव्यमानों के बीच, एकांकी दूरी पर दो एकांक द्रव्यमान यानी कि m बराबर भी 1 kg हो और डिस्टेंस यानी कि r बराबर भी 1 मीटर हो, तो दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाएगा? तो F इक्वल टू होता है G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ से देखते हैं तो F बराबर हो जाएगा G m1 और m2 के जगह पे, दोनों के जगह पे 1 गुने 1 बटा आर स्क्वायर के जगह पे 1, यानी कि F जो हो जाएगा फोर्स हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। अर्थात दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल जो कहलाएगा वो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाएगा, यानी कि कैपिटल G कहलाएगा। बात किया जाए कैपिटल G का, तो कैपिटल G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा डी, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। नेक्स्ट है, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में सिक्का उछालता है, उसके पीछे गिरता है। इसका अर्थ यह है कि रेलगाड़ी क्या है? तो रेलगाड़ी त्वरित अवस्था में है। रेलगाड़ी जो है वो त्वरित अवस्था में है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में जब गिरता तो रेलगाड़ी एक्सेलरेटेड नहीं, 707 होता। यहाँ पे कह रहा है कि पीछे गिरता है, अर्थात उसका जो एक्सेलरेशन है आगे की ओर है, अर्थात यह रेलगाड़ी है जो त्वरित अवस्था में है। नेक्स्ट है, एक पिंड वेग u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक पिंड को ऊर्ध्वाधर u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसके ऊपर उठने की महत्तम ऊंचाई क्या होगी? महत्तम ऊंचाई यानी कि महत्तम ऊंचाई ये क्या होगा? तो ये होगा u स्क्वायर बटा 2g, u स्क्वायर बटा 2g महत्तम ऊंचाई होगी। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज उत्पन्न करता है? कौन सा बीज उत्पन्न करता है? तो जिम्नोस्पर्म में बीज पाए जाते हैं। वही बात की जाए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में, ये तो सभी क्रिप्टोगेम्स हैं। क्रिप्टोगेम्स में आते हैं, क्रिप्टोगेम्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जिम्नोस्पर्म में बीज पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कौन सी यर्था मछली है? तो ये हो जाएगा डॉग फिश। ऑप्शन हो जाएगा सी, डॉग फिश यर्था मछली है। निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? क्रिस्टल के रूप में किसे बनाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा विषाणु को। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक कौन है? प्रोकैरियोटिक कोशिका एक अविकसित कोशिका है और इसमें राइबोसोम 70 इस प्रकार के दिखते हैं। 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। वही यूकैरियोटिक में 80 एस पाए जाते हैं। एस कहलाता है सीडबर्ग कांस्टेंट। नेक्स्ट है, मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो यह सिद्धांत नियतिवाद कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, नियतिवाद। तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारे का रंग ताप का सूचक होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, ताप का। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। यह किसने कहा था? तो जॉन मार्शल ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है? भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, केयर और इक्रा। अर्थात ऑप्शन हो जाएगा डी, क्रिसिल, केयर और इक्रा। ऑप्शन हो जाएगा डी। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ही ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है, सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? सामूहिक कृषि का प्रचलन तो ये हुआ था पूर्वी सोवियत संघ में। ऑप्शन हो जाएगा बी, सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ में हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। यूरेनस, नेपच्यून जो सबसे अंतिम में है वही सबसे ठंडा है और वो है नेपच्यून। लेकिन जो सबसे नज़दीक है वो सबसे गर्म नहीं है। अर्थात जब सबसे गर्म ग्रह का बात किया जाए तो सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र जो है सबसे गर्म है। वही सबसे ठंडा का बात किया जाए तो वो सबसे ठंडा है नेपच्यून। नेक्स्ट है, अपसौरिक की परिघटना
के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? अपसौरिक में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 147 मिलियन किलोमीटर होता है और इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम जाती है। वही 152 किलोमीटर उपसौरिक में होता है। उपसौरिक में दोनों के बीच दूरी होता है 152 किलोमीटर। बात किया जाए अपसौरिक का, तो अपसौरिक होता है वो होता है 3 जनवरी को और उपसौरिक जो होता है वो होता है 4 जुलाई को। नज़दीक आना अपसौरिक और दूर जाना उपसौरिक कहलाता है। और अपसौरिक के दौरान दूरी जो होता है वो होता है 147 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्या कहा जाता है? तो यह कहलाता है क्रेटर और इसी के ऊपर जो झील निर्मित होता है उसे बोला जाता है क्रेटर झील। नेक्स्ट है पर्वत पदीय अर्थात गिरिपद पठार पेडिमोंट किस देश में स्थित है? गिरिपद पठार पेडिमोंट किस देश में स्थित है? तो यह हो जाएगा अमेरिका में स्थित। ऑप्शन हो जाएगा बी, अमेरिका में। समग्र वायुमंडल में घुली जलवाष्प की मात्रा कितनी विद्यमान है? जलवाष्प की मात्रा है 5%। ऑप्शन हो जाएगा बी। समुद्र वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा है 5%। ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है मानसूनी हवाएं किससे प्रभावित होती है? मानसूनी हवाएं निम्न में से किससे प्रभावित होती है? तो अल नीनो से, ला नीनो से और ITCZ यानी इंडो तिब्बत सचर जोन से अर्थात ये सभी से। ITCZ से, ला नीनो से, अल नीनो से अर्थात ये सभी से। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोरे का नाम क्या है? इस जगह प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? जहाँ पे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर मिलते हैं तो वो कहलाता है केप हॉर्न। ऑप्शन हो जाएगा कैट, केप हॉर्न कहलाता है। वही दक्षिण अफ्रीका का बात किया जाए तो दक्षिण अफ्रीका का अंतिम भाग केप ऑफ गुड होप कहलाता है। केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका का पार्ट है, वही केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी भाग है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? मियावाकी पद्धति, तो यह विख्यात जो है वो है शहरी क्षेत्रों में लघु वनों के सृजन से। मियावाकी पद्धति शहरी क्षेत्रों में लघु वनों के सृजन से इसका जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है तो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा ओमान, कुवैत, इराक हो जाएगा। सीरिया नहीं होगा, सीरिया अरब प्रायद्वीप का पार्ट नहीं है अर्थात ऑप्शन हो जाएगा सी। केवल 4 नहीं है, ओमान, कुवैत, इराक ये सभी अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है जैव सुरक्षा यानी कि बायोसेफ्टी का कार्टेजोना प्रोटोकॉल किस चीज़ से संबंधित है? कार्टेजोना प्रोटोकॉल किस चीज़ से संबंधित है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन है? तो ये है GSAT-11। ऑप्शन हो जाएगा सी। GSAT-11 सबसे शक्तिशाली और सबसे भारी संचार उपग्रह है GSAT-11। नेक्स्ट है किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है। तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान में है, नरौरा यूपी में भी है, विजयवाड़ा में नहीं है। नरौरा, रावतभाटा, तारापुर सभी जगह है, विजयवाड़ा में नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा ए। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना के प्रमुख थे जनरल मानिक शाह, सैम मानिक शाह। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित युद्धपोत कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी निर्मित युद्धपोत है INS गोदावरी। ऑप्शन हो जाएगा सी, INS गोदावरी। निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र होता है और एक पेन जो उस पर कार्य करता है? किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र होता है जो पेन उस पर कार्य करता है? वो कहलाता है ग्राफिक टैबलेट। ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्राफिक्स टैबलेट। फाइल का इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? तो ये किया जाता है FTP के द्वारा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा। FTP अर्थात फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पहले पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता थे? पहले पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है? तो सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस को 1954 में पद्म विभूषण दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रथम महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन बनी है? प्रथम महिला सैनिक स्काई डाइवर बनी है लॉस नायक मंजू। ऑप्शन हो जाएगा बी, लॉस नायक मंजू। नेक्स्ट है भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से भारत में स्थित है? दूसरा सर्वोच्च शिखर हो जाएगा नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। कंचनजंगा पहला है
वही नंदा देवी दूसरा है, ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से कहाँ तक है? भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से लोनी तक, दिल्ली के निकट है लोनी, तो सबसे लंबी पाइपलाइन है जामनगर से लोनी तक, ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत का सबसे लंबी नदी का नाम बताना है तो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी की लंबाई लगभग भारत 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। और बात किया जाए ब्रह्मपुत्रा की तो ब्रह्मपुत्रा की लंबाई 2900 है, 2900 में 916 किलोमीटर भारत में इसका लंबाई है। यहाँ पूछा गया था भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी हो जाएगी गंगा। यमुना का बात किया जाए तो यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदियाँ हैं, यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। गोदावरी का बात किया जाए तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और भारत का सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसे राष्ट्रीय नदी की भी संज्ञा दी गई है, राष्ट्रीय नदी भी गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताना है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले चीनी नागरिक ये हैं लू शाओबाओ, लू शाओबाओ, ऑप्शन हो जाएगा डी, लू शाओबाओ। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल्स जलप्रपात है, ऑप्शन हो जाएगा बी, सबसे ऊंचा झरना एंजल्स जलप्रपात। रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा ए, रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताना है तो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है काला कौवा, काला कौवा भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। वही बात किया जाए मोर का तो मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, यहाँ पे हो जाएगा काला कौवा है भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। वही तीरंदाजी जो है यहाँ का राष्ट्रीय गेम है, तीरंदाजी राष्ट्रीय गेम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खेल में क्लीन एंड जर्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? क्लीन एंड जर्क तकनीकी का प्रयोग भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा डी, क्लीन एंड जर्क तकनीकी का प्रयोग भारोत्तोलन में किया जाता है। नेक्स्ट है बिहार में दक्षिण पश्चिमी भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिलों में विस्तृत है किस प्रकार के चट्टान? बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग, बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग, बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत है कौन सा चट्टान? तो यह हो जाएगा विंध्यन क्रम की चट्टान, ऑप्शन हो जाएगा बी, विंध्यन क्रम की चट्टान। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर किसे राजा बनाया था? राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर गोपाल राय को राजा बनाया गया था, ऑप्शन हो जाएगा बी, जयनाथ सिंह के स्थान पर गोपाल राय को, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पंजी प्रबंध, पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? तो यह था हरि सिंह देव के शासनकाल में, ऑप्शन हो जाएगा बी, हरि सिंह देव। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण है श्रम का न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय और पूंजी निर्माण की न्यून दर अर्थात उपयुक्त, सभी हो जाएगा, सभी भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण में इनमें सभी आ जाएंगे। श्रम की न्यून कार्य क्षमता है, प्रति व्यक्ति आय कम है तथा पूंजी निर्माण की न्यून दर है, ऑप्शन हो जाएगा डी अर्थात उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? थांगटा, थांगटा जो है मणिपुर का मार्शल आर्ट है। वही मुष्टि युद्ध उत्तर प्रदेश का है, मुष्टि युद्ध यूपी का है, कलियारपट्टू केरल का है और शिमला बम सिलाम्बल, सिलाम्बल जो है मध्य प्रदेश नहीं यह तमिलनाडु का है, सिलाम्बल तमिलनाडु का है मार्शल आर्ट, सिलाम्बल मध्य प्रदेश नहीं तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है, कलियारपट्टू केरल का है, मुष्टि युद्ध उत्तर प्रदेश का है और थांगटा मणिपुर के है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो यक्षगान है वह है कर्नाटक का। असम का बात किया जाए तो असम का हो जाएगा सतारिया, असम का हो जाएगा सतारिया, गुजरात का हो जाएगा गरबा, गुजरात का गरबा, महाराष्ट्र का तमाशा, तमाशा लावनी महाराष्ट्र का है, गरबा गुजरात का है, असम का हो जाएगा सतारिया, कर्नाटक का हो जाएगा यक्षगान। यक्षगान पूछा गया था तो ये हो जाएगा कर्नाटक का, ऑप्शन नंबर ए। आशीष संकृत्यायन, आशीष संकृत्यायन संगीत के प्रतिपादक हैं, किस संगीत के प्रतिपादक हैं? तो ये हैं ध्रुपद के, आशीष संकृत्यायन ध्रुपद संगीत के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। मानव गरीबी सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक किस वर्ष विकसित किया गया था? तो यह विकसित किया गया था 1997 में, 1997 में मानव गरीबी सूचकांक विकास किया गया था। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन सर्वप्रथम कौन से राज्य ने किया था? तो वो था मध्य प्रदेश, ऑप्शन हो जाएगा बी,
मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु क्या थी। शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु क्या थी, तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा ऑप्शन हो जाएगा बी। मिड डे मील योजना का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो मिड डे मील योजना प्रारंभ होता है 1995 से, ऑप्शन हो जाएगा सी। मिड डे मील योजना का प्रारंभ 1995 में किया गया था। किस एक देश का मुद्रा रुपया नहीं है, कौन सा देश है जिसका मुद्रा रुपया नहीं है, तो नेपाल का मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, श्रीलंका का भी रुपया है, भूटान का नुंगल ट्रम है। मुद्रा जो है नुंगल ट्रम है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था आज 100 क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो सुझाव बतला सकते हैं। ओके, थैंक यू।